हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में, यानी कि विद्युत मापक यंत्रों के बारे में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ना, वो यही चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला, यानी कि विद्युत मापक यंत्र। अब की बार जो हरियाणा एलएमएसए का एग्जाम हुआ था, जो 2024 के अंदर हुआ था, उसके अंदर इस चैप्टर से 7 सवाल पूछे गए थे। और कितने? 7 सवाल पूछे गए थे। और ये सातों सवाल है ना, डायरेक्ट तरीके से पूछे गए थे। ये नहीं है कि इधर उधर से पूछ लिए बिचला के कि इधर से पॉइंट उठा लिया तो वहां से सवाल बना दिया, ऐसा नहीं था। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे गए थे। जो चैप्टर में आप थ्योरी पढ़ते हो ना, इसी थ्योरी में से सेम टू सेम सवाल उठाकर पूछ लिया गया था। ठीक है भाई, आज की क्लास में ना इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के। थोड़ा लंबा चैप्टर हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले भी जो 2019 में एएलएम का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी इससे 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। शायद 5 पूछे गए थे, पता नहीं 6, मेरे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन 5 से 6 सवाल इसके अंदर इससे पूछे गए थे इस चैप्टर से। इसलिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये वाला। इससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, वो होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ये मान लो ऐसी थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को ना बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रिकल हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें मापक यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी विद्युत राशि को मापने के लिए ना, किसी भी अगर हमें विद्युत राशि को जानना है, पहचानना है, तो उसके मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कोई हमारे पास इक्विपमेंट है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें उसके मान को मापना आवश्यकता होती है, उसके मान को मापने की। अब मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर ही है, ट्रांसफार्मर की जो तीनों वाइंडिंग है वो अलग अलग है, वो सेपरेट है, एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग है। वो कैसे माप सकते हैं? हम ओम मीटर से माप सकते हैं, यानी कि जो उसके बीच का रजिस्टेंस माप सकता है। मान लीजिए एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। अब ये तीनों वाइंडिंग अलग तरीके से रखी जाती है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर अलग अलग रखी जाती है, जिससे ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इनके बीच का जो रजिस्टेंस है ना, वो लगभग गीगा ओम के अंदर रहता है। किसका? गीगा ओम के बीच में। गीगा ओम यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ओम की। तो इसको कैसे माप सकते हैं हम? इसको हम मीटरों की आवश्यकता से ही माप सकते हैं, इनके बीच के रेजिस्टेंस को। इसलिए हमें जो है, कोई भी इक्विपमेंट है, अगर वो अच्छे तरीके से हमें उससे काम करवाना है, तो उसके जो समय समय पर अनुरक्षण जरूरी है। यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट है, उनकी मरम्मत करने के लिए भी ना हमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। हम ये ना किससे माप सकते हैं? जो इसका गीगा ओम, ये मेगर की हेल्प से मापते हैं हम। किसकी? मेगर। आगे सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जितने भी मीटर है ये इम्पोर्टेंट मेगर की हेल्प से हम वो कर लेंगे। अब कोई इक्विपमेंट है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो कैसे मापेंगे? वो एम मीटर से माप लेंगे। इन सभी के बारे में ना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और समय इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इसके नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। ठीक है भाई, तो चलिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 प्रकार के मीटर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्टियरी, यानी कि प्राथमिक मापक यंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र और तृतीयक मापक यंत्र। ठीक है, इन तीनों के बारे में समझते। देखिए, जो सेकेंडरी वाला ना, ये 3 प्रकार का होता है आगे। एक होता है इंडिकेटिंग, इसमें इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। एक होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है सेकेंडरी। आगे पहले समझते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जिसे हम परम प्राथमिक या फिर परम विद्युत यंत्र भी कहते हैं, परम विद्युत मापक यंत्र भी कहते हैं। इन्हें एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मीटर भी इन्हें कहा जाता है। इसमें देखिए, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू को मापना है ना, किसी राशि को मापना है, तो उसके स्वरूप को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जौन सा भी, मान लीजिए, इसके उदाहरण पता है क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर।
या फिर परम इलेक्ट्रोमीटर। इसमें ना हमें जिस भी राशि को मापना है उस राशि के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे गैल्वेनोमीटर है ना, ये करंट को माप सकता है, लेकिन कितने करंट को, बहुत ही कम मान के करंट को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो ये ना डायरेक्ट ही माप लेता है गैल्वेनोमीटर, उसके ना राशि के मान को बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। दो उदाहरण है इसके, टेंजेंट और परम इलेक्ट्रोमीटर। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सेंटर के एग्जाम में पूछा गया था, इसरो के एग्जाम में, कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो सकता है और परम इलेक्ट्रोमीटर, इसके दो उदाहरण है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, अब समझते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को। देखिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ना, जो इसके जो स्वरूप है, जो सी भी हमें राशि का मापन करना है, कोई जैसे करंट हो गया, जैसे करंट हो गया, अगर हमें करंट को मापना है तो इस राशि को ना पहले एक फॉर्म में बदलना पड़ेगा, जैसे मैकेनिकल, यानी कि करंट को हमें पहले मैकेनिकल फोर्स में बदलना पड़ेगा, मैकेनिकल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क में। टॉर्क पैदा किया जाता है इस करंट से, उससे जो है हम इसको माप सकते हैं। ऐसे ही वोल्टेज में होता है, ऐसे ओम मीटर में, हर एक चीज में, हर एक मीटर में ना ऐसे ही होता है। हमें किसी न किसी फॉर्म में उस राशि को बदलना पड़ेगा एक बार। ये होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, करंट मीटर, एम मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, ठीक है, एनर्जी मीटर, ये सभी जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण होते हैं। अब मैंने आपको बताया जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया था, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम कह सकते हैं सूचक यंत्र, सूचक। इन मीटरों में क्या होता है, एक पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर, ये स्केल हो गया जैसे, ठीक है भाई, ये स्केल बन गया ऐसे, और यहां पर एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। वो जब अपनी शुरुआत में कहां पर होता है, जीरो पर होता है, शुरुआत में कहां पर होता है, जीरो पर। अब जैसे जैसे हम उसे करंट मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, ये आगे बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि इधर की ओर जितनी भी राशि उस करंट की होती है उस मान को यहां पर दर्शाता है। किसकी हेल्प से, ये देखिए जो ये इंडिकेटिंग है ना, ये किसकी वजह से घुमा, ये पॉइंटर किस वजह से घुमा। देखिए मान लेते हैं हम करंट को माप रहा है, किसको, करंट को, इसको मापना है, और करंट को जो है पहले मैकेनिकल फोर्स में बदला जाएगा। अब ये जो करंट है ना मैकेनिकल फोर्स में बदलेगा तो क्या है, इस पॉइंटर पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। एक फोर्स लगेगा या फिर एक बलागुण लगेगा जिससे ये पॉइंटर जो है उस मान को दर्शाएगा जितना उस तार के अंदर करंट गुजर रहा है। ठीक है, ये होता है इंडिकेटिंग सूचक, या फिर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मीटर है। देखिए जैसे चुंबकीय प्रभाव को मान लेते हैं, चुंबकीय प्रभाव अगर मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, या फिर मूविंग आयरन मीटर है, या फिर डायनोमो मीटर हमारे पास मीटर है, तो उसके अंदर है चुंबकीय प्रभाव के द्वारा इसके अंदर मैकेनिकल फोर्स जनरेट किया जाता है। अब प्रेरक प्रभाव है, प्रेरक प्रभाव में जो है ऊर्जा मीटर अगर हमने यूज किया है तो वहां पर प्रेरक प्रभाव कार्य करेगा मैकेनिकल फोर्स बनाने के लिए। अगर हमारे पास हॉट वायर मीटर है, क्या है, हॉट वायर मीटर, तो यहां पर जो है तापीय प्रभाव काम करेगा। अगर हमारे पास थर्मोकपल है तो वहां पर सीबैक प्रभाव कार्य करेगा। आगे समझते हैं जो सीबैक होता है, सीबैक क्या होता है, ठीक है ना। हॉट वायर मीटर है तो वहां पर तापीय प्रभाव कार्य करेगा, अगर थर्मोकपल है तो वहां पर सीबैक प्रभाव कार्य करता है। ये डिपेंड करता है मीटर के ऊपर कि कौन सा मीटर हम प्रयोग कर रहे हैं। उस हर एक मीटर के अंदर जो है विद्युत का अलग प्रभाव कार्य करता है, और ये किस लिए, इस फोर्स को जनरेट करने के लिए, इस टॉर्क को वो जनरेट करने के लिए। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये है इंडिकेटिंग यंत्र। अब आगे समझते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे यंत्र होते हैं जो ना समय के सापेक्ष जितने समय तक हम करंट को मापे, हम करंट का ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ है ना, जो इस ग्राफ पर पूरी जब तक हम उस राशि को माप रहे हैं ना, उस राशि का जो ग्राफ है
इस पर बनता रहेगा, जैसे घटती बढ़ती रहेगी, अगर घट रही है समय के सापेक्ष, जैसे ऐसे होता है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ पर ना नोट करता रहेगा उस राशि के मान को। ये होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इनका नाम होता है रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग एम मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए क्या होता है। एक ग्राफ पर समय के सापेक्ष राशि के उतार चढ़ाव को एक ग्राफ पर नोट कर लिया जाता है। मान लीजिए एक टाइम है, यहाँ पर ये कुछ और मान दिखा रहा है, यहाँ पर ये कुछ और मान दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। यानी कि समय के अनुसार जैसे भी राशि में परिवर्तन हो रहा है, उसी राशि के परिवर्तन को ये एक ग्राफ पर नोट कर लेता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल का पता कहाँ होता है? इसका होता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जो लोको पायलट होता है वो एक समय से उसे स्पीड लिमिट होती है ट्रेन की एक, तो उस लिमिट से ऊपर अगर वो ट्रेन को चलाता है ना, तो उस रिकॉर्डिंग मीटर में ना उसको रिकॉर्ड हो जाता है। वहां पर रिकॉर्डिंग स्पीडोमीटर लगा होता है जो कि स्पीड के लगातार उतार चढ़ाव को नोट करता रहता है एक ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इसलिए जो है लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को उसकी लिमिट से ज्यादा नहीं चला सकता, इसलिए वहां पर रिकॉर्डिंग ओडोमीटर वो स्पीडोमीटर लगे होते हैं, ताकि वहां पर स्पीड का पता लगाया जा सके कि कहीं लोको पायलट जो है ज्यादा स्पीड से तो ट्रेन नहीं चला रहा है। इसलिए ट्रेन के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग मीटर यूज किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग मीटर आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं, इससे पहले हम समझेंगे एक और मीटर के बारे में जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखिए, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अगर हमें कोई राशि मापनी है, उस राशि के कुल मान को दर्शाते हैं। जो कौन से? जो समय, अगर हमने एक दिन के लिए, जैसे अभी 1 मीटर को चालू कर दिया है और 24 घंटे बाद, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 24 घंटे बाद हम उसकी मान को देखेंगे ना, तो वो टोटल 24 घंटे के मान को ना जोड़कर हमें बताएगा। और इसके एग्जांपल होते हैं घरों के मीटर, घरों के बाहर लगे एनर्जी मीटर, घरों के बाहर लगे एनर्जी मीटर। भाई जो हमारे घरों के बाहर उसने बिजली बोर्ड ने जो हमारे घरों के बाहर मीटर लगाए हुए होते हैं, वो इंटीग्रेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी कि उन्हें कहते हैं एनर्जी मीटर, या फिर किलोवाट आवर मीटर भी उन्हें कह देते हैं। अब उनमें क्या होता है, आपने जितनी भी बिजली यूज की है वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। अब आपके जो 1 महीने का जो बिल आता है, 2 महीने का जो अंदर जो बिल आता है, वो किस हिसाब से आता है? वो क्योंकि वो जो है जोड़कर बताता है, सारे जितनी भी आपने बिजली यूज की है उसको जोड़कर आपको बताता है। ठीक है, वो राशि को ना जोड़ता रहता है जब तक हम उसके रीसेट नहीं करते ना। अब मान लीजिए 1 महीने की रीडिंग आ गई, 1 से शुरुआत होकर उसके अंदर 250 रीडिंग आ गई, तो वो 250 रीडिंग को आपको जोड़कर बताएगा कि आपने 250 यूनिट की बिजली खपत की है। अब जो अगला महीना होगा वो 250 से आगे ही स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि अगले महीने के लिए 0 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 250 से आगे ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब तक हम उसे रीसेट नहीं करेंगे ना, हमसे मतलब है जब तक बिजली बोर्ड वाले उसे रीसेट नहीं करेंगे उस मीटर से को 0 पर, तब तक वो उसके आगे ही जोड़कर हमें बताता रहेगा। जब तक वो मीटर लगा रहेगा, वो उस राशि के टोटल कितनी यूनिट हमने यूज की है उसको बताएगा। ठीक है, ये होते हैं इंटीग्रेटिंग प्रकार के। और ये एक सवाल ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो एनर्जी मीटर होते हैं वो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? वो इंटीग्रेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेंटर के एग्जाम में क्या पता कितनी बार ये सवाल पूछा गया है कि जो एनर्जी मीटर है ना, वो कौन से प्रकार के इंटीग्रेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है भाई, और इसका एग्जांपल है एनर्जी मीटर, या फिर हम कह सकते हैं एम्पेयर वाट मीटर भी इसका एग्जांपल है। एम्पेयर वाट मीटर भी इसका एग्जांपल होता है। अब आगे समझते हैं टेरिटरी इंस्ट्रूमेंट को। देखो भाई, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी जो अगर हमें राशि, जिस राशि को हमें मापना है ना, उस राशि के स्वरूप को 2 या 2 से अधिक बार परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। 2 या 2 से अधिक बार ना इसकी जो राशि है उसके स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ता है। और इस जिस राशि का इसके द्वारा मापन किया जाता है ना, उसको समझना भी बहुत ही जटिल होता है। यानी कि जो इसके द्वारा हम जिस राशि को मापते हैं, उस राशि के मान को समझना बहुत ही जटिल होता है,
क्योंकि राशि के स्वरूप को दो या दो से अधिक बार बदला। इसके लिए एग्जांपल आपके लिए कि जो थर्मोकपल होता है ना, थर्मोकपल 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 इसके द्वारा ना अज्ञात तापमान को मापा जाता है। थर्मोकपल के द्वारा अज्ञात तापमान को मापा जाता है। और ये इसके लिए एक एमीटर चाहिए होता है, हमें एक एमीटर चाहिए होता है। ये एमीटर क्या है, इस अज्ञात तापमान को ना एक तरीके से तो पहले ये एमीटर में बदल गया, ठीक है भाई, यानी कि करंट की फॉर्म में बदल गया ये तापमान एक बार तो। और जो ये एमीटर का जो स्केल होता है ना, एमीटर का जो स्केल होता है वो तापमान के पदों में कैलिब्रेटेड होता है। देखिए दोबारा समझिए क्या कहा मैंने, अज्ञात तापमान को मापने के लिए एक एमीटर की आवश्यकता होती है। थर्मोकपल से हमें मापना है, थर्मोकपल के ऊपर एक एमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो अज्ञात तापमान जो है एमीटर यानी कि करंट की फॉर्म में बदला जाता है। और जो एमीटर होता है उसके ऊपर जो लगा होता है वो तापमान के पदों में अनुमानित होता है, अनुमापित होता है, यानी कि कैलिब्रेटेड होता है। हम डायरेक्ट तापमान को नहीं माप सकते, अज्ञात तापमान को, इसलिए हम थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। ये होते हैं टेरिटरी इंस्ट्रूमेंट। आप आगे समझते हैं टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मीटर होते हैं जिनके द्वारा हम राशियों को मापते हैं, अलग अलग राशियों को मापते हैं, उसके अंदर तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। यानी कि अगर हमें करंट को या फिर वोल्टता को मापना है ना, तो उन्हें पहले ना यांत्रिक बल यानी कि या तो मैकेनिकल फोर्स में बदलना पड़ेगा, यानी कि उनके अंदर एक टॉर्क जनरेट करवाना पड़ेगा हमें, जिससे जो संकेतक होता है, जो इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर जो है उस मान को दर्शाए उस स्केल पर, ठीक है। ये स्केल हो गया मान लीजिए, इस स्केल पर जो है ये सूचक कब दर्शाएगा, ये कब हिलेगा ये सूचक, जब इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, एक टॉर्क लगेगा इसके अंदर, तभी तो ये यहां से हिलेगा जीरो से। इसलिए टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। और इसमें तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कहते हैं विक्षेपण बल। देखिए इन्हें भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या कहते हैं, विक्षेपण बलागुण इसे कहा जाता है। विक्षेपण बलागुण वो बलागुण होता है जो इस पॉइंटर को जीरो से उठाकर आगे बढ़ाता है। मान लीजिए ये जीरो है, जीरो पर यहाँ पर ये पॉइंटर रुका हुआ है, इस जीरो से आगे की ओर कौन बढ़ाएगा, इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, इसको जीरो से हिलाकर आगे घुमाने के लिए इस पर एक बल लगता है, जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर को चलाने के लिए यहां से इस जीरो से आगे चलाने के लिए एक फोर्स लगता है जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। शून्य स्थिति, इस पॉइंटर को शून्य स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपण बलागुण इस पर लगाया जाता है। और ये विक्षेपण बलागुण किस तरीके से पैदा होता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मीटर में प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा मीटर हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मूविंग कोयल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव के अनुसार ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनेगा। अगर हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर तापीय प्रभाव का प्रयोग होगा, तापीय प्रभाव के द्वारा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है भाई। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ना करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे चुंबकीय प्रभाव हो गया, विद्युत गति के इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रभाव हो गया, ठीक है, ये विद्युत स्थैतिक प्रभाव हो गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपयंत्रों में कार्य करता है, उसमें यह प्रभाव हो गया जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या फिर और भी जो गर्म प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव हो गया, उसका भी जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद आप सभी को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ आ गया होगा, यानी कि पॉइंटर को शून्य स्थिति से विक्षेपित करने के लिए हम विक्षेपण बलागुण का प्रयोग करते हैं, विक्षेपण बलागुण को जनरेट करते हैं। इसको TD से दर्शाया जाता है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब समझते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क को। किसको, कंट्रोलिंग टॉर्क को। कंट्रोलिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है, मान लीजिए ये एक पॉइंटर है और यहां पर ये एक स्केल बना हुआ है, ठीक है भाई,
सबसे पहले इस पॉइंटर पर कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे पहले तो इस पॉइंटर पर लगेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि इसे शून्य की स्थिति से आगे लेके जाना है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा इधर की ओर, ठीक है। अब इसको पॉइंटर को एक जगह रोकने के लिए कौन सा टॉर्क लगेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर में हमने क्या है, एक एमीटर लगाया हुआ है, इसके अंदर करंट को मापने के लिए क्या लगाया हुआ है? एक एमीटर लगा हुआ है। अब इसमें जो करंट है वो 1 एम्पेयर जा रही है, 1 एम्पेयर करंट जा रही है। अब इसको एक पर रोकने के लिए ना, अब ये आगे ना जाए, इसे एक से जो है इधर की ओर ना जाए, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। वो इसके विपरीत दिशा में लगता है। कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर के विपरीत दिशा में लगता है। समझ आ गया होगा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? यानी कि एक जगह पर रोक कर रखता है ये पॉइंटर को, यानी कि जो उसकी विद्युत राशि यानी जो स्टेडी स्टेट आ गई ना, स्टेडी स्टेट आ गई। स्टेडी स्टेट का मतलब है साम्यावस्था, यानी कि वो अपने मान पर पहुंच चुका है पॉइंटर, जितना उसको मान दर्शाना है ना मीटर का, मीटर में जितना मान उसको दर्शाना है, तो उस कंडीशन को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, यानी कि वो स्टेडी स्टेट अवस्था में पहुंच चुका है। तो उसको वहीं पर रोकने के लिए एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है, ठीक है। इसकी 3 स्टेट होती है। देखिए, अगर वो टी डी का मान टी सी के बराबर कब होगा? जब स्टेडी स्टेट होगी, यानी कि जब वो माप रहा है, यानी कि इतना ही फोर्स तो यहां से लग रहा है, उतना ही फोर्स इस साइड से लग रहा है, ताकि ये यहीं पर अटका रहे। तो ये टी डी बराबर टी सी तब होगा जब वो उस मान को माप रहा है। और टी डी का मान टी सी से ज्यादा जब होगा जब वो शुरुआत में डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जब ये पॉइंटर जो है शून्य पर होता है ना, जब पॉइंटर शून्य पर होता है, तब जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क से अधिक होता है। और एक कंडीशन होती है जब टीसी का मान जो है टी डी से ज्यादा हो जाएगा। ये तब होगा जब हमने उस मीटर से उस मान को माप लिया है, उस राशि के मान को माप लिया है, तब ये पॉइंटर जो है 0 पर किस तरीके से जाएगा? ये यहीं पर अटका रहेगा। अगर इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा नहीं होगा तो ये एक की पोजीशन पर ही रुका रहेगा। तो इसको 0 पर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0 पर इसे लेके आने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क का मान ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। अब जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। जो है हम कंट्रोल 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्रेविटी से। एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। क्या होता है? ग्रेविटी कंट्रोल होता है। इसमें क्या है, इसमें जो पॉइंटर होता है ना, ये पॉइंटर हो गया, इस पॉइंटर के साथ एक द्रव्यमान लगा होता है। यहां पर द्रव्यमान का मतलब है यहां पर एक भार लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इस पॉइंटर के साथ जो है ना एक भार लगा रहता है यहां पर, जिससे ये कंट्रोल किया जा सके। यानी कि ये इधर उधर जाएगा भार इसे लेकर। ये जब अपने मान पर पहुंच जाएगा ना, जब ये अपने मान पर पहुंच जाएगा जितना मान इसको दर्शाना है, तो इसके नीचे वाला जो द्रव्यमान है वो एक्टिव हो जाएगा और ये इसको उसी पोजीशन में रख लेगा जितना इसको मान दर्शाना है। ये होता है ग्रेविटी कंट्रोल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। लेकिन इसका एक लॉस क्या है? इसे केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? ऊर्ध्वाधर। यानी कि ये जो मीटर है ये केवल पोर्टेबल यूज किया जा सकता है, यानी कि पोर्ट्रेट कह रहा हूं, सॉरी, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का। इसका ये लॉस होता है, यानी कि जो मीटर है इसका वो खड़े प्रकार का होना चाहिए, ऐसे लेटे प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो मीटर है वो खड़े प्रकार का होना चाहिए। उसी में जो है ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो इसका जो स्केल होता है ना भाई, ये जो स्केल होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, याद रखना इस बात को। नॉन लीनियर हम कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यानी कि जो मीटर में जो मान होंगे ना, मान लीजिए जो 1 है, 2 है, 3 है, ये शुरुआत में तो बहुत ही कम उस पर रखे जाते हैं। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये कम ज्यादा होते रहते हैं।
शुरू में तो जो है ना इनके मान बहुत ही भीड़े भीड़े लिखे होंगे, ठीक है, और बाद में जो है खुले खुले इसके ऊपर दर्शाए जाते हैं ये मान, यानी कि शुरुआत में सघन और बाद में विरल, यानी कि शुरुआत में तो भीड़े भीड़े और बाद में ये खुले खुले इनके ऊपर मान दर्शाए जाते हैं। इसी को कहते हैं नॉन लीनियर स्केल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है। ये किस वजह से होता है, जो टीसी होना है, टीसी वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। क्या ये नॉन लीनियर क्यों होते हैं? नॉन लीनियर का पता कैसे चलेगा कि जो इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, ग्रेविटी जो कंट्रोल होता है इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके? साइन थीटा के समानुपाती होता है। इसलिए जो है इसका जो स्केल है नॉन लीनियर होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है भाई। इसका ना एक लाभ होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की हीटिंग उत्पन्न नहीं होती है भाई, इसके अंदर किसी भी प्रकार की हीटिंग उत्पन्न नहीं होती है, ये इसका मेन लाभ होता है, ठीक है भाई। जिस प्रकार ग्रेविटी कंट्रोल होता है इसके अंदर, उसी प्रकार इसके अंदर होता है एक और, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल एक हो गया ग्रेविटी कंट्रोल, एक हो गया स्प्रिंग कंट्रोल। इस स्प्रिंग कंट्रोल में का क्या मतलब है, इसके अंदर ना एक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है उसको कंट्रोलिंग टॉर्क को जनरेट करने के लिए। किसका? जो स्प्रिंग होते हैं, ठीक है भाई। ऐसे इस प्रकार से स्प्रिंग लगे होते हैं। यहां पर एक सूचक लगा होगा, यहां पर एक स्केल होता है, यानी कि ये जो स्प्रिंग होता है ना, ये स्प्रिंग जो है कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। और ये ना जो स्प्रिंग हो, ये किस धातु का बना होगा? ये फास्फर ब्रोंज का बना होगा, फास्फर ब्रोंज का, यानी कि अविद्युतीय पदार्थ का, अचुंबकीय, अचुंबकीय, यानी कि जो इसके अंदर स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है ना, ये अचुंबकीय पदार्थ का बनाया जाता है, जैसे फास्फर ब्रोंज हो गया, उसका प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग कंट्रोल में। और इसका फायदा ये होता है कि इसे हम इस पोजीशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि खड़ी पोजीशन में, और इसे इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल होता है। इसे पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में दोनों तरीकों से हम इसे यूज कर सकते हैं, इसका स्प्रिंग कंट्रोल का, ठीक भाई। इसका अंदर एक लॉस है कि इसके अंदर हीटिंग उत्पन्न होती है, इसके अंदर इस कंट्रोल टॉर्क के कारण हीटिंग उत्पन्न होती है, जो कि मापन को थोड़ा बहुत प्रभावित कर देती है। जो पाठ्यांक होता है, जितना ये मान दर्शाता है, उसके मान में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रभाव डाल देता है ये स्प्रिंग कंट्रोल। आपने समझ लिया ग्रेविटी कंट्रोल को, आपने समझ लिया स्प्रिंग कंट्रोल को। इसका क्या फायदा है? इसके अंदर जो ये होगा ना स्केल होगा, ये लीनियर होता है, ये होता है लीनियर। इसके अंदर आपने समझा ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर कि शुरू में तो भिड़े भिड़े होंगे इसके अंदर, और बाद में जो है खुले खुले इसके मान दर्शाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी कि जो इसका कंट्रोलिंग टॉर्क है उसका मान साइन थीटा के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर किसके समानुपाती होगा? यहाँ पर जो टीसी का मान हो डायरेक्ट थीटा के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क का मान होगा ना, डायरेक्ट थीटा के समानुपाती होगा, इसलिए जो इसका स्केल होता है वो लीनियर स्केल होता है, ठीक है भाई। अब आगे समझते हैं डैम्पिंग टॉर्क को। हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को समझ लिया, हमने कंट्रोलिंग टॉर्क को समझ लिया, अब समझते हैं डैम्पिंग टॉर्क को। देखिए डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, यानी कि ये जो ये स्केलर ये पॉइंटर होता है ना, इस पॉइंटर को दोलन करने से रोकता है। देखिए मान लीजिए ये स्केल है, यहाँ से लग गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ से लग गया कंट्रोलिंग टॉर्क, तो इन दोनों का जो मान है कम ज़्यादा होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क का और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। तो ये पॉइंटर क्या है, यहाँ पर दोलन करना शुरू कर देगा। दोलन करने का क्या मतलब है? एक जगह पर बिल्कुल स्थिर नहीं रह पाएगा। ये जो एक जगह है केवल एक ही जगह पर स्थिर नहीं हो पाएगा, ये इधर उधर जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर सरकता रहता है, जिससे जो है हम प्रॉपर मान को नहीं पढ़ सकते हैं। कितना ये मान दर्शा रहा है उस मान को हमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस दोलन को खत्म करने के लिए हम एक वाइंडिंग करते हैं, एक डैम्पिंग, जिसे हम वो वाइंडिंग नहीं करते, एक टॉर्क होता है इसके अंदर जिसे हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं।
डैम्पिंग टॉर्क इसके अंदर जनरेट करते हैं जो कि इस दोलन को खत्म करता है। ठीक है भाई, ये होता है डैम्पिंग टॉर्क। अगर हम ना डैम्पिंग टॉर्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके अंदर सेटलिंग टाइम घट जाता है, सेटलिंग टाइम कम हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम सेटलिंग टाइम क्या है, बढ़ जाता है अगर हम इसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क नहीं जनरेट करेंगे। सेटलिंग टाइम का यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि इसको एक जगह सेटल होने में बहुत अधिक टाइम लगेगा। यानी कि सेट तो हो जाएगा ये, लेकिन बहुत अधिक टाइम लगेगा इसे सेट होने में। इसलिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे ये एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है। आपने तीनों टॉर्क को समझ लिया है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो से स्थिति से आगे चलाने के लिए, और कंट्रोलिंग टॉर्क एक जगह पर इसे, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत काम करवाने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों के कारण ये जो पॉइंटर है इधर उधर दोलन करता रहता है, इसको खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। अब जो डैम्पिंग टॉर्क है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। अब जो ये डैम्पिंग टॉर्क है ना भाई, डैम्पिंग टॉर्क होता है 3 प्रकार का। देखिए किस प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होती है एडी करंट डैम्पिंग, एक होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। याद करो जब मैं आपको मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, मैग्नेटिज्म उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था एडी करंट के बारे में। देखियो जो एडी करंट, जो वैसे मीटर होते हैं ना, जो जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, उनके अंदर एडी करंट जो है लॉस के रूप में निकलती है। ठीक है, लेकिन जो मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनके अंदर एडी करंट का प्रयोग जो है एक डैम्पिंग टॉर्क की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एडी करंट को। और एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत होगा ना भाई, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है जहां जिस मीटर में, उसके अंदर हम एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीएमएमसी मीटर होता है, पीएमएमसी मीटर होता है एक, और उसके अंदर क्या है, एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे एनर्जी मीटर हो गया, घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है एनर्जी मीटर, उसके अंदर भी हम एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कमजोर होता है, जहां पर कमजोर होगा जहां पर, वहां पर किसका, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके लिए PMMI, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, सॉरी परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है एक। PMMC क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और एयर फ्रिक्शन का प्रयोग वहां करेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, जैसे PMMI मीटर हो गया, EDM यानी कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर हो गया वहां पर। एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का मान वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा होता है, जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान बहुत ही ज्यादा होता है, वहां पर किसका, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ना जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा होगा ना, वहां ना दोलन बहुत ज्यादा होगा। यानी कि जो इसके अंदर सूचक प्रयोग किया गया है, जो इंडिकेटर प्रयोग किया है, वो बहुत ज्यादा डैम्प करेगा, बहुत अधिक डैम्प करता है, यानी कि बहुत ज्यादा दोलन करता है जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा होता है। इसलिए वहां पर किसका, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसलिए वहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल है विद्युत स्थैतिक प्रकार का वोल्टमीटर, स्थैतिक वोल्टमीटर, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ लेंगे इसके बारे में। स्थैतिक वोल्टमीटर, ये इसमें कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, इसमें फ्लूइड जो ना, यानी कि एक तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और वो तरल प्रकार क्या होता है, विद्युत रोधी तेल होता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल प्रयोग करते हैं ना हम, जो तेल ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वही तेल जो है इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि विद्युत रोधी तेल होता है वो। ठीक है भाई, उम्मीद आप सभी को ये तीनों प्रकार की डैम्पिंग भी समझ आ गई होंगी। एडी करंट डैम्पिंग,
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है भाई, 3 प्रकार की टॉर्क पढ़े हमने, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया ना, इसी क्लास से ना 3 सवाल पूछे गए थे। हरियाणा जो ALMSA का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, देख लीजिए इसी क्लास से 3 सवाल आ गए। देखो सबसे पहले सवाल तो ये बता देता हूं आपको, जो मैंने आपको बताया, लिख के आपको बताया था। एक चीज बताई थी मैंने आपको टॉर्क में, यहाँ शायद यहाँ पर लिखी थी मैंने, रफ कर दी। देखिए 3 कंडीशन होती है इसकी, TD बराबर TC होता है, TD का मान ज़्यादा होता है TC से, और TD बराबर होता है TC, TD का मान कम होता है TC से। ये 3 कंडीशन आपको बताई कंट्रोलिंग की, इसकी डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। तो अब सुनिए एग्जाम में क्या सवाल आया था कि जब संकेतक संतुलन स्थिति में होता है, संतुलन का ये मतलब है कि जब उसने वो उस मान को माप रहा है, यानी कि स्टेडी स्टेट की अवस्था है, स्टेडी स्टेट की अवस्था है, तो उस कंडीशन में इन तीनों में से कौन सी जो है प्रयोग किया जाएगा। उस कंडीशन में आंसर माना गया है TD बराबर TC, यानी कि जब स्टेडी स्टेट होगी, जब साम्य अवस्था होगी, उस अवस्था में इसका प्रयोग होगा। TD उस अवस्था में जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये सवाल एज इट इज पूछा गया था एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में। ठीक है, और एक पूछा गया था जो यहां पर मैंने लिखा होगा शायद, चलो बता देता हूं, जो ओम मीटर है, ओम मीटर का प्रयोग किसको, रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ था भाई, ओम मीटर को मापने के लिए, उसको रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा सवाल पता है क्या था, तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो एनर्जी मीटर होता है, कौन सा, जो एनर्जी मीटर होता है, ये किस प्रकार का मीटर है, ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई है ना इस क्लास में, कि ओम मीटर जो है रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग करता है, और एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर होता है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि TD बराबर TC कब होगा, जब स्टेडी स्टेट होगी, यानी जब साम्यावस्था होगी, जब वो सूचक उस मान को दर्शा रहा होगा, जब जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। एक ही क्लास से 3 सवाल आए हुए भाई, एक ही क्लास से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, जो ये चैप्टर है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज की क्लास में ना इतना ही करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है जो आगे करेंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा लंबा होने वाला है, 4 से 5 क्लास इस चैप्टर की हम बना सकते हैं, 4 से 5 क्लास इस चैप्टर की बन सकती है, कम होगी तो कम में भी कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ नोट बनाते रहना जो इस चैप्टर के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।